योगेंद्र जी नमस्कार। देश नीति के मंच पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका एक पोस्टर जो कवर पे लगा है वो करते हैं हिंदू मुस्लिम, हम करते हैं किसान नौजवान। इसमें कौन करते हैं हिंदू मुस्लिम, किसके बारे में बातें हो रही है? सारा देश जानता है कि इस चुनाव में 10 साल सरकार चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार का हिसाब नहीं देना चाहती। ये नहीं बताना चाहती कि देश में बेरोज़गारी पे क्या हुआ, ये नहीं बताना चाहती नौजवानों के लिए क्या है, ये नहीं बताना चाहती किसान के लिए क्या है। बस हिंदू-मुसलमान, ताकि देश को लड़ाया जा सके, भड़काया जा सके, ध्यान बाँटा जा सके और लोग उनसे वो सवाल ना पूछें जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये तो 2019 में हमने कहा था, उसके बाद भी वो कहते हैं हिंदू-मुसलमान और हम कहते हैं किसान और नौजवान। यानी कि इस देश के चुनाव का असली मुद्दा होना चाहिए जवान और किसान, जिससे मतलब ध्यान अगर भटकाने अगर की कोशिश की जा रही है। अगर मोदी जी नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं तो उन्हें ईद की भी शुभकामनाएं देनी चाहिए मन से। अरे वो दें ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है, अगर ईद का मन नहीं करता ना दें, कोई बात नहीं, हर व्यक्ति हर त्योहार मनाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कम से कम दूसरों के खिलाफ घृणा तो ना फैलाएँ, विद्वेष तो ना फैलाएँ, कपड़ों से पहचानता हूँ, इस किस्म की बातें तो ना करें। मोदी जी से इतनी अपेक्षा रखूँ तो काफ़ी है, प्रधानमंत्री से वैसे बहुत ऊँची अपेक्षा होनी चाहिए, लेकिन मेरी कम से कम इतनी न्यूनतम अपेक्षा रहती है कि इस देश के जिस कुर्सी पे जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग बैठे थे, उस कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी इतनी ओछी हरकतें ना करे, इतनी तो उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन लेकिन अभी अभी जो हालिया बयान है मोदी जी का कि बाबा साहब के संविधान की ही देन है कि मैं चाय वाले का बेटा जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की का दावेदारी कर रहा है, मांग रहा है जनता से उस कुर्सी को। और वहीं उसके कैंडिडेट्स जो है तमाम अलग अलग जगहों पर ये कहते हैं कि 400 सीट इसलिए क्योंकि ताकि हम संविधान में अपने हिसाब से जो मर्जी हो वो बदलाव कर सकें। एक तरफ बाबा तो साहब। पहली बार नहीं है ये 1 साल पहले भी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने एक लेख लिख के स्पष्ट कहा था कि अब बीजेपी को ये संविधान बदल देना चाहिए। फिर बीजेपी के नेता अनंत हेगड़े ने ये बात कही, बीजेपी की कैंडिडेट ज्योति मिर्धा ने राजस्थान में ये बात कही और कल उत्तर प्रदेश में लल्लू जी जो इनके कैंडिडेट हैं फैज़ाबाद से, उन्होंने भी ये बात कही। तो सही असली बात ये है कि जितना भी ये दबा लें, सच्चाई तो कहीं न कहीं बाहर निकल के आ जाती है। सारा षड्यंत्र ये है और मैं ये बात याद रखना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि भले ही ये संसद का चुनाव हो, लेकिन बीजेपी इसका इस्तेमाल संविधान बदलने के लिए करना चाहती है। इसलिए जो लोग इस देश के संविधान से प्रतिबद्ध हैं, जो बाबा साहब के संविधान के प्रति आस्था रखते हैं, उन्हें ये मान के चलना होगा कि ये मानो ये संविधान सभा का ही चुनाव है और उसी तरह से कमर कस के तैयारी करनी होगी, लड़ना होगा इस देश के संविधान को बचाने। अभी अभी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आता है और दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम का आरोप लगता है मोदी सरकार पर। और मोदी जी जो चुनाव कैंपेन कर रहे हैं उसमें लगातार भ्रष्टाचार पे जम के उसी तरह से दमदार भाषण रख रहे हैं, बात रख रहे हैं जैसे वो 2014 या 19 में रखते थे कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस। तो ऐसा कैसे हो पाता है? क्या बीजेपी वो पावर बन चुकी है कि वो जो चाहे मुद्दा बना सकती है जनता के लिए, जो चाहे मुद्दे को मिटा सकती है? क्या इस तरह का माहौल है? मैं भी कई बार सोचता हूँ कैसे होता है, ये सब कहने के बाद मोदी जी की कैसे क्षमता होती है, कैसे मुँह होता है कि वो उसके बाद भ्रष्टाचार मिटाने की बातें करते हैं, पर वो अद्भुत आदमी है, उनकी अद्भुत क्षमता है। वो दिन में खड़े होके भाषण दे सकते हैं कि आधी रात है, कैसा अँधेरा दिख रहा है, तारे आपको दिख रहे हैं, चाँद आपको दिख रहा है, मोदी जी कर सकते हैं। मेरे बस की बात नहीं, ज़्यादातर साधारण इंसानों की बस की बात नहीं, वो असाधारण आदमी है। और मैं समझता हूँ जब और मोदी जी कई बार बड़े इशारों में बात करते हैं, तो वो कहते हैं मैं किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ूँगा नहीं। दरअसल वो कह ही रहे होते हैं मैं किसी भी भ्रष्टाचारी को बीजेपी के बाहर नहीं छोड़ूँगा, सबको बीजेपी के अंदर ही लाके मारूँगा। तो वो इशारों में कर रहे हैं, अब कभी की तो बात है, आप सारे भ्रष्टाचारी बताइए बातों के साथ-साथ। सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? ऐसा मुझे लगता है कि कवि का भावार्थ यही है, मतलब कवि की बातों में आपको भावार्थ देखना पड़ता है ना, मोदी जी की जो अलंकार और छटा है, उसमें आपको भावार्थ समझना चाहिए। तो वो कहते हैं मैं कोई भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ूँगा, मतलब किसी भ्रष्टाचारी को बीजेपी के बाहर नहीं छोड़ूँगा। सबको या तो बीजेपी में लाऊँगा या एनडीए में लाऊँगा, उनकी धुलाई करूँगा, उनको बहुत अच्छा व्यक्ति बताऊँगा, देश में से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और फिर वो ये जो जैसे जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, अब मोदी जी कहते हैं, देखिए कितनी अद्भुत बात कहते हैं, कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से ही तो आपको पता लग सका कि किसने किसको पैसा दिया। आप देखिए क्या अद्भुत बात है। ऐसी बात आप जैसा साधारण व्यक्ति कर नहीं और सकता यही है। यही मोदी सच बात सरकार ये है। सुप्रीम कोर्ट में
यही मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में बोल रहा था, इसका डिटेल जनता को जानने का हक नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है। वही मैं कह रहा हूँ कि पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ना, ना, ना जनता को गुप्त दान है, कभी बताना नहीं, स्कीम बनाई कि गुप्त रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि ये तो गुप्त चंदा था, कभी नहीं बताना चाहिए, जनता को अधिकार नहीं है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, तब एसबीआई के ज़रिए कहा कि बहुत समय लगेगा इस आंकड़ों का विश्लेषण करने में, तो 3 महीने लगेंगे, चुनाव के बाद देंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं दो और जो 3 महीने का काम था वो 3 मिनट में हो गया, तब मोदी जी आते हैं, कहते हैं कि देखिए हमारी वजह से ये संभव हो सका। अब अद्भुत बात अभी है ना, आप समझिए, अ- समझा कीजिए अभी उनकी भी आरटीआई मोदी डाला जी की गया। जो अद्भुत क्षमता है उसका आप भी थोड़ा एप्रिशिएट किया कीजिए। जी बिल्कुल, अभी भी आरटीआई डाला गया कि हरीश साल्वे का कितना पैसा दिया केस लड़ने के लिए एसबीआई ने हरीश साल्वे को। उसके लिए आरटीआई डाल के पता करने की कोशिश की गई है कि उसने एसबीआई ने कितना फीस दिया है। तो एसबीआई फिर से बोलता है कि ये आपको जानने का अधिकार नहीं है, ये जनता को जानने का अधिकार नहीं कि एसबीआई ने कितना पैसा हरीश साल्वे को दिया। ये भी एक ये था। देखिए, मोदी जी एक नहीं कई बार कह चुके हैं, फिर आप समझते नहीं मोदी जी को, कई बार वो कह चुके हैं कि कर्तव्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। तो अब आपको अपने कर्तव्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए मीडिया को, सोचना चाहिए कि हमें देश को कैसे आगे ले जाना है। अधिकार की बात अब मोदी जी ये जो 2024 के बाद उनकी जो योजना है कि अधिकार जैसी धारणाएँ देश में बाहर हो जाएँ। अब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य की बात किया करेगा, कर्तव्य मोदी जी के प्रति, बीजेपी के प्रति। जी। अगला सवाल जो है सर वो है मोदी जी के मैनिफेस्टो में, थोड़ा पूरे डिटेल में करेंगे लेकिन पहले एक पॉइंट था, मत्स्य पालक परिवारजनों की समृद्धि, ऐसा एक एक पॉइंट है और बहुत सारा बात इसमें लिखा हुआ है। एक तरफ तो कोई मछली खा ले, कोई बिहार का जो है प्रसिद्ध अहुना मटन बना ले या कोई मछली खाते हुए फोटो देख ले तो मोदी जी चिढ़ जाते हैं, फिर मन से तमाम तरह की बातें करते हैं। फिर मत्स्य पालक की भी के अच्छे समृद्धि की भी बात करते हैं। ये कैसे होगा? अगर कोई 10 दिन 15 दिन भी अगर पूरा देश नॉनवेज खाना छोड़ दे तो उस 10-15 दिन जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या होगा? क्योंकि वो लोग तो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, मजदूर वर्ग से आते हैं। देखिए, दुनिया भर के जितने भी आंकड़े हैं और भारत सरकार के जो आधिकारिक आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि ये देश लगभग 70% नॉन वेजिटेरियंस का देश है। मैं वैसे वेजिटेरियन हूँ। मेरे जैसे वेजिटेरियन इस देश में 25-30% से ज़्यादा नहीं है। लेकिन बीजेपी की जो छवि बनाना चाहते हैं, उस छवि में वो जो देश के सामने पेश करना चाहते हैं, वो एक धर्म विशेष की नहीं है, वो धर्म के अंदर संप्रदाय विशेष की है। और ये मैं बार-बार कहता हूँ, इससे एक बार फिर साबित होता है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी नहीं है, क्योंकि इस देश की मेजॉरिटी हिंदू तो नॉन वेजिटेरियन है। बीजेपी हिंदू धर्म में कुछ खास वर्ण की पार्टी है। अगर वो चंद 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 वर्णों की भी पार्टी है मान लिया जाए तो फिर बीफ एक्सपोर्टर से चंदा 50 करोड़ का चंदा कैसे ले सकती है? अब बहुत अच्छा सवाल है, आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो। सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन ये सवाल तो आप बीजेपी से कीजिए, सवाल प्रधानमंत्री से कीजिए। प्रधानमंत्री आपके सवाल का कभी जवाब देंगे नहीं, जैसा उन्होंने पिछले 10 साल में किया नहीं है। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस नहीं की गई है। नहीं तो मीडिया पहले से मीडिया नेशनल मीडिया चरणों में पहले से लेटी हुई है, तो सवाल करने की तो कोई बात ही नहीं है। जवाब तब दे जब सवाल हो। जब वो कॉन्क्लेव करके उन्हें अब की बार 400 पार का नारा लगाएगी तो कहाँ से सवाल आएगा, कहाँ से जवाब आएगा? बीजेपी प्रधानमंत्री खुद पहले कांग्रेस पर आरोप लगा चुके हैं कि ये बीफ एक्सपोर्टर्स का समर्थन करती है। ये 2014 में लगाते थे। और बीफ शब्द क्योंकि भारत में दरअसल गौ के मांस का कभी भी निर्यात हुआ ही नहीं है। ना 2014 से पहले होता था, ना 2014 के बाद हुआ है। जिसको बीफ कहा जाता है, वो दरअसल भैंस का मीट होता है। लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने बीफ शब्द का अनुवाद गौ मांस के रूप में किया था और आरोप दूसरों पे लगाया था कि तुम गौ मांस का निर्यात करने की कोशिश कर रहे हो। और जिसका मतलब है कि अगर तब बीफ का मतलब गौ मांस था, तो आज भी बीफ का मतलब गौ मांस ही होना चाहिए। अगर तब कांग्रेस के बारे में आरोप लगाया जा सकता था, तो जिसका मतलब है आज बीजेपी के हाथ भी उसी के अंदर सने हुए। अपने ही प्रोपेगेंडा में फँस गए हैं क्या? वो पहली बार नहीं है, दिक्कत ये है कि मीडिया और ऑपोज़िशन उनके झूठ को जनता तक ले जा नहीं सकता। मोदी जी ने तो एक बार नहीं 50 बार कहा था, आपको याद होगा, उन्होंने तो एक बार बड़ी अद्भुत-सी बात कह दी थी। कहा था कि अगर डिमोनेटाइज़ेशन 50 दिन के अंदर सब चीज़ें ना ठीक हो जाएँ, तो मुझे किसी भी खंभे से लटका देना। अब कौन खंभा ढूँढेगा? कम से कम मैं तो खंभा ढूँढने में इंटरेस्टेड नहीं।
लेकिन ये बात देश अब के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच जाती तो कितना अच्छा रहता। बिल्कुल। सर अब बीजेपी के कल मैनिफेस्टो आ गया, सबसे बड़ी पार्टी का मैनिफेस्टो सबसे लास्ट में आया है, तो अभी थोड़ा सा चर्चा उस पर चले जाते हैं। उसमें एक टॉपिक है, दो सेक्शन है। पहला है कि बीजेपी ने पिछले 10 साल में क्या क्या किया मोदी जी की सरकार ने, और आने वाले 5 साल में क्या क्या करने का प्लान है। तो उसमें कुछ कुछ टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, तो हम टॉपिक पढ़ के आपको बताते हैं, आप उस पर अपना प्रतिक्रिया दे दें थोड़ा सा। पहला तो उन्होंने लिखा है गरीब परिवार जनों की सेवा। 10 साल में जो काम है उस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। इन्होंने 10 साल में गरीब परिवार की बहुत सेवा की है, ऐसा बीजेपी कर रही है। इसको अर्थशास्त्रियों ने बार-बार इस झूठे दावे का खंडन किया है। बीजेपी ने दावा किया कि 20 करोड़ लोगों को हमने पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाया है। ये दावा झूठा है। इसका अर्थशास्त्री बार-बार खंडन कर चुके हैं और हकीकत ये है कि ये कोरोना का जो समय था, उसके चलते अनेक परिवार जो कि गरीबी की रेखा से ऊपर थे, वो गरीबी की रेखा के नीचे गिरे हैं और अभी तक उबर नहीं पाए हैं। ठीक है, अगले अगले पॉइंट पर नारी शक्ति का वंदन, मतलब नारी शक्ति को नमन। नारी शक्ति को नमन तो ब्रजभूषण जी किया करते थे ना। कितना नमन किया उन्होंने नारी शक्ति को। और फिर वो पहलवान लोग भी कुछ किया करते थे उसके बारे में बातचीत। देश में न जाने कितनी बार ये सब कुछ हुआ। तो अगर ये नारी शक्ति का नमन है तो इससे इस देश की नारियों को बचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और क्या लगता है आपको, ब्रिजभूषण को टिकट मिलेगा इस बार बीजेपी की तरफ से? अब अंदरूनी खबर आप रखते हैं, मैं तो नहीं रखता। सवाल ठीक। ये है कि इस सवाल का उत्तर अभी तक क्यों नहीं मिला? इस पर सस्पेंस ही क्यों है? जिसका मतलब वो कंसिडरेशन में क्यों है? क्या इस अगर देश नारी में शक्ति इतना का वन न्यूनतम अधिकार नहीं होना चाहिए क्या? कि इस तरह के कुख्यात व्यक्ति, अगर बीजेपी थोड़ा-सा भी इतना ये जो अपनी मर्यादा की बात करती है, उस पे सच्ची होती, तो हम सब अब तक निष्कर्ष निकाल के बैठे होते कि नहीं देखिए ब्रजभूषण को तो टिकट नहीं मिल सकता। किसी भी मर्यादा वाले देश में न्यूनतम बात हो जाती कि चलिए, ये काम करने के बाद, इस सब कुकर्मों के बाद इस आदमी को तो टिकट नहीं मिल सकता। टिकट नहीं मिलेगा, जो लेकिन नारी शक्ति की बात अब कर रहा तक है अगर हम फर्स्ट। बातचीत कर रहे हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि ये सारा खेल ये बीजेपी क्योंकि हेडलाइन मैनेजमेंट में बहुत चुस्त है। जितना देरी उनका टिकट अनाउंस करने में हो रही है उस सीट का, मुझे लगता है कि उनको टिकट देने की तैयारी हो रही है। और कारण ये तैयारी है हो रही है। कि एक एक जल्दी से अनाउंस मार्केट कर देंगे तो काफ़ी पब्लिसिटी खराब हो जाएगी। इसलिए नहीं, मार्केट मार्केट में एक स्टोरी ये भी चल रही है, एक खबर ये भी चल रही है कि पहले दूसरे चरण में जब, क्योंकि यहाँ पर जो इनका जो सीट है वहाँ पे 5वें चरण में वोटिंग होनी है, तो जो पहला दूसरा जाट वोट बैंक का जितना सीट है उसमें पहले दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। जब वो हो जाएगा उसके बाद शायद ब्रिजभूषण को टिकट देने की। जैसा कि मुझे भी यही संदेह हो रहा है कि जितना देरी की जा रही है उसकी वजह यही है कि आखिरी मिनट पे अनाउंस करेंगे। ब्रजभूषण जी को मिला, 2-4 आप जैसे लोग उसके बारे में टिप्पणी कर देंगे, बाकी शोरोगुल में दब जाएगा और किसी को पता नहीं जी लगेगा। बिल्कुल, बीजेपी क्योंकि मान के चलती ब्रिजभूषण है कि इस जमकर देश वहाँ की पर जनता कैंपेन कर बेवकूफ रहे है हैं। और उसको बेवकूफ बनाया जा सकता है। ब्रिजभूषण जमकर चुनाव कैंपेन में लगे हुए हैं, जमकर अपना काम कर रहे हैं फील्ड पर। वो वेट नहीं कर रहे हैं। चलिए, लंबा टॉपिक का लाइन लंबा पिछले है, मैं 5-10 साल चाहूंगा। से कर रहे थे। प्रधानमंत्री की नाक के नीचे कर रहे थे। तो जो वो काम करते रहे थे, वो काम कर रहे हैं। अब इस देश की जनता को अगला है तय सर, करना है कि वो काम करने देना है या नहीं। अगला दो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिस पे बात आप शायद थोड़ा अच्छे से रखें। युवाओं के लिए नए अवसर, ये मोदी जी का कहना है कि 10 साल में उन्होंने युवाओं के लिए नए अवसर प्रदान किए हैं। आप ऐसा करें, ये इंटरव्यू खत्म होने के बाद आप जहाँ भी बैठे हैं, मैं नहीं जानता कहाँ बैठे हैं, आप बाहर सड़क पे निकल जाना और जो पहले 10 नवयुवक मिले, नवयुवक, नवयुवतियाँ मिले, उनका रिकॉर्डेड इंटरव्यू कर लेना, उनसे कहना कि आपको क्या नए प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आपको नए अवसर मिले, आपको व्यक्तिगत रूप से क्या नए अवसर मिले, आप पूछ लेना। वो जो बता देंगे, वो सच होगा। जो मैं सुनता हूँ, वो तो ये है कि देश के जिस भी इलाके में मैं जाता हूँ, जिस भी गाँव में जाता हूँ, लोग बेरोज़गारी एक सवाल है जिस पे हर व्यक्ति त्रस्त है, हर परिवार दुखी है, हर नौजवान प्रताड़ित है और ऐसे में ये कहना कि हमने नए अवसर दिए, ये तो बहुत ही क्रूर किस्म का व्यंग्य होगा। मुझे ये इसलिए भी लगता है, अगर उन्होंने नए युवाओं को नए अवसर दिए तो चुनावी कैंपेन में जो है हिंदू मुस्लिम की जरूरत क्यों पड़ रही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ही अटक कर क्यों रह रहे हैं। वो तो फिर युवाओं की बात कर सकते थे। अगला तो है, अगला आपको सुन के आश्चर्य होगा, अगला है उनका किसान का सम्मान। उन्होंने किसान को सम्मान दिया है 10 साल में, ऐसा उन्होंने ये भी दावा कर ही दिया है। देखिए कितना सम्मान किया आप बताइए, आज तक कोई भी वर्ग है, जिसको रोकने के लिए सीमेंट की दीवार बनाई गई हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति को चलने से रोकने के लिए सरकार ने खुद सड़क खोद दी हो?
सरकार कीले ने सड़क पे कीलें बिछाई हों, तो मैं समझता हूँ ऐसा अभूतपूर्व सम्मान तो सिर्फ़ किसानों को ही मिला है। और बीजेपी कह रही है कि इस सम्मान को वो और भी जारी रखेगी। अब किसानों को तय करना है कि उन्हें ये सम्मान और चाहिए या नहीं। इससे मन भरा अभी तक उनका कि नहीं। किसान किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, उनका वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। हरियाणा में जब बीजेपी के कैंडिडेट जा रहे हैं इलाके में, तो शायद गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। कई जगहों पे ऐसे भी मामले सामने आए। हरियाणा में है, पंजाब में है और राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी है। पंजाब में पटियाला में जो बीजेपी की प्रत्याशी परनीत कौर हैं, उनको गाँव-गाँव में विरोध हो रहा है, बठिंडा में विरोध हो रहा है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला घुस नहीं पा रहे हैं गाँव के अंदर। राजस्थान में गाँव-गाँव में लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो ज़ाहिर है किसान अपने जितना सम्मान उनको 5 साल में मिला, उस सम्मान से किसानों का मन नहीं भरा है, इसलिए बार-बार पूछ रहे हैं कि भई क्या किया आपने 5 साल में हमारे? आपने शायद सुना होगा कि पिछले 10 साल में वो कहा करते थे कि किसान की आय आय हम दोगुनी कर देंगे। हाँ, आपने ये बात दर्जनों बार नहीं, सैकड़ों, हज़ारों बार सुनी होगी, डबलिंग ऑफ इनकम, डबलिंग ऑफ इनकम। क्या बीजेपी बताती है कि कितने किसानों की आय दोगुनी हो गई है? और क्या वो कहते हैं कि अगले 5 साल में कितना कर देंगे? अगर अगर पॉइंट से अंदर जाएंगे तो अंदर इन्होंने ये भी लिखा है कि एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी किया है इन्होंने। जिस एमएसपी पे इतने किसानों की जान चली गई, उसकी भी जिक्र किसी भी तरह से किया ही गया है इस मैनिफेस्टो में। एमएसपी में बढ़ोतरी करने का दावा कुछ वैसा ही है जैसा कहना कि हर कर्मचारी की आय हर साल बढ़ जाती है। वो तो बढ़ ही जाती है क्योंकि आपकी फॉर्मल फिगर्स तो बदल ही जाते हैं महँगाई की वजह से। जो प्रश्न होना चाहिए वो ये कि क्या जितनी महँगाई देश में बढ़ी, खेती की लागत जिस अनुपात में बढ़ी, क्या उस अनुपात में आपने एमएसपी को बढ़ाया? या जितना कांग्रेस के राज में 10 साल में एमएसपी जितने प्रतिशत बढ़ी थी, क्या आपने उतने प्रतिशत बढ़ाया? प्रश्न ये होने चाहिए। ज़ाहिर है इन ठीक प्रश्नों है का सर। पूछने का आखिरी बीजेपी को आखिरी वक़्त नहीं है और जवाब देने का किसी को वो जवाब है ही नहीं इसका। ओके सर, वक्त हो चला है। आखिरी सवाल जो बहुत ही कॉमन सवाल है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ ये क्या है, एनालिसिस क्या है कि मोदी सरकार बीजेपी जो है 400 सीट का दावा कर रही है कि 400 लेकर आ रहे हैं। आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्या होने वाला है इस चुनाव का रिजल्ट? अब सर बहुत नज़दीक है। आपने चूँकि मेरा इंट्रो पढ़ा है तो ये भी पढ़ा होगा, मैंने वहाँ लिखा है कि पहले मैं भविष्य बताने का काम करता था, अब भविष्य बनाने का काम करता हूँ। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। क्या होगा इसकी भविष्यवाणी करना आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं तो समझता हूँ प्रधानमंत्री को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने केवल 400 कहा, 500 नहीं कहा। 500 भी कह सकते थे, 525 भी कह सकते थे, 543 भी कह सकते थे। 543 से ज़्यादा कहते तो दिक्कत हो जाती। 543 तक तो अलाउड है भई कहना, उनको और किसी को भी। मैं जब 400 सुनता हूँ, तो मुझे उसमें 420 सुनाई देता है, पता नहीं क्यों? ओके। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा रहा आपसे बात करके।